हेलो साथियों, नमस्कार। यह टेस्ट सीरीज ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का है और यह टेस्ट 2 मई को करवाया गया है। 72वीं बीपीएससी पीटी का सेक्शनल टेस्ट है और इसमें 150 प्रश्न हिस्ट्री को देखने को मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड, पहला प्रश्न को देखते हैं। तो फ्रेंड, पहला प्रश्न है स्टेटमेंट बेसिस प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? अशोक के शिलालेख के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, अशोक के शिलालेख को पढ़ने का श्रेय सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप को दिया जाता है। तो फ्रेंड, अशोक के शिलालेख सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने ही पढ़ा था। इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट है, अशोक का अधिकांश शिलालेख ब्राह्मणी लिपि और संस्कृत भाषा में लिखा है। तो फ्रेंड, अधिकांश शिलालेख जो लिखा है ब्राह्मणी लिपि और प्राकृत भाषा में लिखा है। तो फ्रेंड, ये स्टेटमेंट गलत है। इसके बाद है थर्ड स्टेटमेंट, उत्तर पश्चिम भाग में पाए गए शिलालेख केवल ग्रीक भाषा में लिखे गए हैं। तो फ्रेंड, उत्तर पश्चिम में जो पाया गया है शिलालेख केवल ग्रीक भाषा में ही नहीं, ग्रीक भाषा के साथ साथ अरमेइक भाषा में भी प्राप्त हुआ है, लिखा गया है अरमेइक भाषा में भी। तो फ्रेंड, ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो उपयुक्त कथन में से सही उत्तर चुनें। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद फ्रेंड, सेकंड प्रश्न को देखेंगे। वेदांत दर्शन के मान्यताओं के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब देखिए, वेदांत का मतलब क्या होता है? तो वेदों का अंत। तो ब्रह्मा एवं आत्मा को अभेद माना गया है। तो फ्रेंड, वेदांत में कहा गया है कि ब्रह्मा और आत्मा दोनों एक ही है। तो ये स्टेटमेंट सही है। इसके बाद है, कर्म का सिद्धांत वेदांत दर्शन से गहराई से जुड़ा है। तो फ्रेंड, वेदांत में कर्म के बारे में बतलाया गया है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। इसके बाद है थर्ड स्टेटमेंट, वेदांत दर्शन का मूल स्रोत प्राचीन उपनिषदों में निहित है। तो फ्रेंड, उपनिषद में वेदांत का भी चर्चा किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या करा? उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? तो इसमें सभी कथन सही है। इसके बाद फ्रेंड, थर्ड प्रश्न को देखेंगे। आजीवक संप्रदाय के अनुयायी पुरुषार्थ एवं कर्मों की प्रधानता में विश्वास नहीं करते हैं। तो फ्रेंड, जो आजीवक संप्रदाय था, आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने किया था? तो मखली गोशाला द्वारा आजीवक संप्रदाय की स्थापना किया गया था। और फ्रेंड, आजीवक संप्रदाय को मानना है कि मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं होता है, सब कुछ नियति द्वारा तय होता है। मानवीय प्रयासों एवं कर्मों का कोई फल नहीं मिलता है। इस कारण वे कर्म एवं पुरुषार्थ में विश्वास नहीं रखते हैं। तो फ्रेंड देखिए, कर्म एवं पुरुषार्थ में विश्वास नहीं रखते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है। आजीवक दर्शन का मूल सिद्धांत नियतवाद था, जिसके अनुसार संसार की सभी घटना पूर्व निर्धारित है। कहा कि मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं है। इसमें पीछे की जन्म की कहानी को भी बतलाता है कि जैसा पिछले जन्म में कर्म किए हो वैसा ही इस जन्म में भुगतने के लिए मिलेगा। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो फ्रेंड, इसमें ए तथा आर दोनों सही है और ए का सही व्याख्या भी करता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 है। कथन है, कालिदास का नाटक मालविकाग्निमित्र शुंग काल के राजनीतिक इतिहास को जानने का मुख्य स्रोत है। तो फ्रेंड, कालिदास का नाटक है जो मालविकाग्निमित्रम, इसमें क्या बतलाया गया है? तो इसमें 2 व्यक्ति का प्रेम कहानी के बारे में भी बतलाया गया है। तो फ्रेंड, किसका किसका प्रेम कहानी? तो मालविका और अग्निमित्र की। तो ये स्टेटमेंट सही है। इसके बाद है, इस नाटक में पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र और विदर्भ के राजा याज्ञसेन के बीच हुए युद्ध का वर्णन मिलता है। तो फ्रेंड, इस नाटक में ये भी मिलता है। तो फ्रेंड, ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या भी करता है। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा।
इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 5 कहता है रेशम मार्ग के माध्यम से होने वाले सांस्कृतिक विनिमय के बारे में कौन सा कथन सत्य है। अब इसमें क्या कहता है कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार इसी माध्यम से चीन एवं जापान के बीच हुआ। तो फ्रेंड ये स्टेटमेंट सही है। इसके बाद कह रहा है इस मार्ग में केवल वस्तुओं का व्यापार होता था। तो फ्रेंड इस मार्ग में बहुत सारे वस्तुओं मसाला ये सब का भी व्यापार होता था। तो ये स्टेटमेंट गलत ही है। तो कौन सा कथन सत्य है, तो इसके अनुसार तो पहला में ए ही हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर ए ही हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कनिष्क के दरबार से संबंधित निम्नलिखित विद्वानों एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों पर विचार करें। तो फ्रेंड कनिष्क के दरबार में कौन कौन रह रहा था। तो अश्वघोष भी रह रहे थे, चरक भी रह रहे थे, माठर भी रह रहे थे और एजिसिलॉस भी रह रहे थे। तो फ्रेंड उपयुक्त में से कनिष्क के दरबार से संबंधित है, तो सभी कनिष्क के दरबार में रहते थे। अब फ्रेंड बात किया जाए कि एजिसिलॉस क्या था, तो कनिष्क के दरबार में इंजीनियर था, यह इंजीनियर था। इसके बाद फ्रेंड जानेंगे माठर क्या था। तो फ्रेंड माठर था जो राजनीति के लिए प्रसिद्ध था, कनिष्क के दरबार में राजनीति के लिए प्रसिद्ध था माठर। और इसके बारे में अश्वघोष के बारे में तो जान ही रहे हैं फ्रेंड कि इसने पुस्तक लिखा बुद्धचरित्र तथा सौदरानंद की रचना किया है। इसके बाद फ्रेंड चरक के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे कि ये आयुर्वेद के पिता माना जाता है और इन्हें यह पुस्तक भी लिखा है चरक संहिता। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो फ्रेंड पहला स्टेटमेंट है नासिक अभिलेख के अनुसार इसने शकों को पराजित किया था। तो यह स्टेटमेंट सही है। नासिक अभिलेख में मिलता है कि शकों को पराजित किया था गौतमी पुत्र सातकर्णी ने। सेकंड स्टेटमेंट है शकों को पराजित करने के बाद सकारी की उपाधि धारण किया। तो फ्रेंड शकों को जब पराजित किया तो ये सकारी का उपाधि धारण नहीं किया। तो ये स्टेटमेंट गलत है। गौतमी पुत्र क्या महाराजा का उपाधि धारण किया था, किस चीज़ का, महाराजा की उपाधि धारण किया था। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए मिलान करने के लिए दिया गया है चोलकालीन भूमि के प्रकार। अब देखिए देवदान मंदिर में जो उपहार में मंदिर के लिए जो दान में दिया जाता था उसी को देवदान कहते थे। तो फ्रेंड बी का तीसरा एक ही में है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है चोल वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है विजयालय चोल ने तंजावुर शहर का निर्माण करवाया, साथ ही निंसु भसुदनी मंदिर बनवाया। तो ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट है राजेंद्र प्रथम ने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशियाई पर हमला करने के लिए एक जल सेना बनाई। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। फ्रेंड कहा जाता है कि चोल के समय नौसेना शक्ति था जो बहुत ही उस वक्त ताकतवर था। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। इसके बाद फ्रेंड अगर विजयालय की बात किया जाए तो विजयालय जो था चोल ने 9वीं सदी में तंजावुर शहर और साथ ही निंसु भसुदनी मंदिर बनवाया। इसके बाद फ्रेंड और भी चोल वंश के राजा थे जो कहा जाता है राजा राज और राजेंद्र प्रथम द्वारा तंजावुर और गंगाईकोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर का निर्माण भी कराया था। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 10 को अगर देखेंगे
तो प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत के रूप में पांडुलिपियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत कथन को चुनना है। तो फ्रेंड, पांडुलिपि क्या होता था कि हाथों से लिखा जाता था, प्राचीन समय में हाथों से लिखा जाता था। तो पांडुलिपियों को ताड़पत्रों एवं भोजपत्रों पर लिखी जाती थी, यह स्टेटमेंट सही है। पांडुलिपियों को केवल मंदिर एवं विहारों में संरक्षित किए जाते थे, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। इसके बाद है पांडुलिपि केवल संस्कृत भाषा में लिखा जाता था, तो ये स्टेटमेंट गलत है। पांडुलिपि था जो संस्कृत में तो लिखा ही जाता था, प्राकृत भाषा में भी लिखा जाता था, प्राकृत भाषा में लिखा जाता था, तमिल भाषा में भी लिखा जाता था। तो फ्रेंड, ये स्टेटमेंट गलत है। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो फ्रेंड, पहला स्टेटमेंट है सम्राट जो था न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था और वह स्वयं व्यक्तिगत रूप से मामलों की सुनवाई करता था। तो फ्रेंड, ये स्टेटमेंट सही है। इसके बाद दूसरा स्टेटमेंट है दंड का स्वरूप अपराध की प्रकृति परिस्थिति के साथ अपराधी के वर्ण पर भी निर्भर करता था। तो फ्रेंड, ये भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट है अर्थशास्त्र के अनुसार तीन प्रकार के न्यायालय तीन प्रकार के न्यायालय था, न्यायालय नागरिक, सैन्य एवं ग्रामीण का प्रचलन था। तो फ्रेंड, मौर्य काल के समय तीन प्रकार के न्याय नहीं था, दो प्रकार के ही न्याय था। तो फ्रेंड, ये स्टेटमेंट गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा 1 और 2, केवल 1 और 2 सही है। तो फ्रेंड, इसमें न्याय की अगर बात किया जाए तो इसमें दो तरह के न्याय ही था, एक दीवानी मामलों के लिए न्याय था, एक था फौजदारी मामलों के लिए न्याय था। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 12 को अगर देखेंगे, पुरी में स्थित जगन्नाथ पुरी मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है इस मंदिर का निर्माण 12वीं सदी में अनंत बर्मन चोडगंगा देव ने करवाया था। तो ये स्टेटमेंट सही है। इसके बाद फ्रेंड सेकंड स्टेटमेंट है मंदिर के गर्भगृह में स्थापित मूर्ति कलिंग वास्तुकला में पत्थर की बनी है। तो फ्रेंड, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इसका लेकिन अगर कलिंग वास्तुकला में पत्थर की बनी है, फ्रेंड पत्थर की नहीं बना था, लकड़ी का बना हुआ था, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक कथन सही है। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी रचना बराह मिहिर की है। तो फ्रेंड, इसमें बृहद संहिता बराह मिहिर की लिखा गया है, विवाह पटल भी बराह मिहिर की लिखा गया है और पंच सिद्धांत का भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। इसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशिस्त में उसकी विजयों के लिए वर्णित नीतियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो फ्रेंड पहला स्टेटमेंट है आर्यावर्त के लिए ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की नीति अपनाई। तो फ्रेंड आर्यावर्त के समय में जो नीति अपनाया था वह प्रसंबोधन नीति अपनाया था। इसका मतलब होता है इसका मतलब होता है फ्रेंड कि उखाड़ के फेंक देना, उखाड़ करके फेंक देना। तो ये आर्यावर्त में किया गया था, ये स्टेटमेंट गलत है। दक्षिणापथ के समय दक्षिणापथ के लिए ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की नीति अपनाया था। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो फ्रेंड इसका अर्थ होता है इसका अर्थ जो होता है ग्रहण मोक्ष अनुग्रह कि मतलब उस राज को जीत जाना, जीतने के बाद उसको छोड़ देना, दया करके मतलब छोड़ देना। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। इसके बाद है आटविक राज्यों के शासकों के लिए परिचारीकृत की नीति अपनाई। तो फ्रेंड ये स्टेटमेंट सही है।
तो इसका राइट आंसर सी ही हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। फ्रेंड अधिकांश क्वेश्चन है जो स्टेटमेंट बेसिस प्रश्न है, तो फ्रेंड थोड़ा टफ लगेगा, इसमें डीप में आपको जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। अब देखिए स्थल है बुर्ज होम, तो बुर्ज होम है जो जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में है। और यहाँ क्या मिला है, पालतू कुत्तों को उसके मालिक के साथ दफनाया जाना, ये सही है, मतलब युग में सही मिलान किया गया है। इसके बाद है चिरांद, हिरन के सींग से बने उपकरण का प्रयोग भी मिला है, हिरन के सींग से और हड्डियों से मतलब हथियार में औजार बनाया गया है, तो ये भी स्टेटमेंट, ये भी मिलान सही है। इसके बाद है गुफ कराल, तो फ्रेंड गुफ कराल में था, ये भी जगह कहाँ में है, देखिए चिरांद जो है जो बिहार में है और गुफ कराल जो है वो जम्मू कश्मीर में ही है। इसके में क्या होता था, तो घर के अंदर बने कब्रिस्तान और प्रसिद्ध गड्ढे में बने आवास का साक्ष्य मिला है, तो चावल का साक्ष्य नहीं मिला है, तो एक गलत है। तो केवल कितने युग में सही सुमेलित हैं, तो 2, 1 और 2 युग में सही सुमेलित हैं। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे। प्राचीन इतिहास के संबंध में निम्नलिखित युग पर विचार करें। तो निम्नलिखित युग पर विचार करना है फ्रेंड, तो पूरा पाषाण काल, तो पूरा पाषाण काल में क्या है, तो पूरा पाषाण काल में शिकारी एवं भोजन संग्राहक था, ये स्टेटमेंट, ये भी मिलान सही है। मध्यकालीन समय में आखेटक एवं पशुपालक भी होता था। नव पाषाण काल में क्या हो गया था, खाद्य एवं उत्पादन का आरंभ हो गया था नव पाषाण काल में। तो इसमें क्या है कि सभी युग में जो सही है। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 17, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब पहला स्टेटमेंट है, हड़प्पा वासी युद्ध प्रिय नहीं थे, क्या कह रहा कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। इसके बाद है हड़प्पा वासी युद्ध प्रिय नहीं थे। इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा, हड़प्पा वासी पहियों का उपयोग नहीं जानते थे। तो फ्रेंड हड़प्पा वासी थे जो पहियों का उपयोग करना जानते थे, तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो गलत कथन को ही चुनना है, तो केवल 2 सही है। हड़प्पा वासी युद्ध के प्रिय थे, युद्ध के प्रिय नहीं थे। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे। ऋग वैदिक काल के पदाधिकारियों और उनके कार्यों को सही मेल का चयन कीजिए। तो फ्रेंड पहला है ब्रजपति, तो गोचर भूमि का अधिकारी होता था, यह स्टेटमेंट सही है। इसके बाद है कुलप, परिवार का मुखिया होता था। ग्रामीण गांव का प्रमुख होता था, तो सभी युग में सही सुमेलित है, 1, 2, 3 सही है। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। उत्तर वैदिक काल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी हमें गलत कथन को चुनना है। तो फ्रेंड उत्तर वैदिक काल में देखिए राष्ट्र शब्द की पहली बार प्रयोग उत्तर वैदिक काल में किया गया था, तो ये सही स्टेटमेंट है। उत्तर वैदिक काल में समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया था, तो वैदिक काल में 4 वर्ण का विभाजित भी किया गया है। इसके बाद इस समय विधवा पूर्ण विवाह प्रचलन में था, तो फ्रेंड इस समय विधवा पूर्ण विवाह प्रचलन में नहीं था, तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 20 है। निम्नलिखित में से कौन भास का स्वप्न वासवदत्ता और हर्ष का प्रियदर्शिका और रत्नावली का नायक था। तो इस पुस्तक में किसको नायक बतलाया गया है, तो राजा उदयन को नायक के रूप में बतलाया गया है। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के भौगोलिक कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, आसपास के घने जंगलों में प्रचुर मात्रा में लकड़ी एवं हाथियों की उपलब्धता ने मगध की सैन्य शक्ति को बढ़ाया, तो यह स्टेटमेंट सही है।
फ्रेंड मगध साम्राज्य में हाथियों की बहुत अधिक थी, हाथियों की संख्या बहुत ही अधिक था। इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है, मगध के पास लोहे की खानें थी जो उन्नत अस्त्र शस्त्र निर्माण में उपयोगी था। तो फ्रेंड ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे। मौर्यकालीन शासन व्यवस्था में उपधा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो फ्रेंड मौर्य काल में उपधा परीक्षण जो होता था उसमें क्या होता था, मुख्यमंत्री और पुरोहित जैसे उच्च अधिकारियों के चरित्र की शुद्धता जांच करना होता था। तो ये स्टेटमेंट सही है। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। बौद्ध धर्म के हीनयान एवं महायान संप्रदायों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो फ्रेंड हमें गलत कथन को चुनना है। अब देखिए, हीनयान संप्रदाय बुद्ध को महापुरुष मानता था, ये सही है, जबकि महायान उसे देवता के रूप में पूजता था। तो ये स्टेटमेंट सही है। इसके बाद हीनयान में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था, जबकि महायान में बौद्ध की मूर्ति की पूजा की जाती थी। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। इसके बाद है, हीनयान का आदर्श अर्थ पद की प्राप्ति है, जबकि महायान बोधिसत्व की अवधारणा पर बल देता है। तो फ्रेंड ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट है जो गलत है। इसके बाद फ्रेंड ये स्टेटमेंट ये स्टेटमेंट सही है फ्रेंड। हीनयान का आदर्श अर्थ पद की प्राप्ति है, जबकि महायान का बोधिसत्व अवधारणा पर बल देता है। इसके बाद है, हीनयान का धार्मिक ग्रंथ मुख्यतः संस्कृत में लिखे गए हैं, जबकि महायान ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया है। तो फ्रेंड हीनयान है जो पाली भाषा में लिखा गया है, और महायान है जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो यह आंसर राइट हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे। जैन धर्म के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला स्टेटमेंट है, जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी थे। तो फ्रेंड जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी थे? महावीर स्वामी नहीं थे। ये तो 24वें तीर्थकार थे। अगर वास्तविक रूप से कहा जाए तो माना जाएगा, लेकिन जैन धर्म का संस्थापक महावीर स्वामी नहीं थे। तो ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा है, जैन तीर्थकार ऋषभ देव का उल्लेख वायु पुराण में मिलता है। तो ये स्टेटमेंट सही है, और जैन धर्म के संस्थापक के रूप में पहला जो तीर्थकर थे वो ऋषभ देव ही थे। अब है, पार्श्वनाथ का प्रतीक सर्प था। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो 2 और 3 स्टेटमेंट सही है। फ्रेंड पार्श्वनाथ केमा तीर्थकर थे? तो 23वां तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 25 को देखेंगे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो हमें कथन गलत को चुनना है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र से मौर्य प्रशासन की जानकारी मिलती है। तो फ्रेंड यह स्टेटमेंट सही है, क्योंकि राजनीति पुस्तक है। यह पुस्तक 15 अधिकरणों में विभाजित है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। अर्थशास्त्र की तुलना इटली के राजनीतिक विचारक मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंस से की जाती है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था का उल्लेख नहीं मिलता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। गुप्तचर व्यवस्था का उल्लेख अर्थशास्त्र में मिलता है। तो फ्रेंड अर्थशास्त्र है जो एक और सिद्धांत दिया था। क्या सिद्धांत दिया था? तो सप्तांग सिद्धांत दिया था। सप्तांग सिद्धांत अर्थशास्त्र में ही दिया गया है। इसके बाद फ्रेंड हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 को देखेंगे। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 26 है, संगमकालीन धार्मिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो किसान लोग मुरुगन की पूजा करते थे। तो संगम काल के समय में किसान लोग मुरुगन की पूजा करते थे, यह स्टेटमेंट सही है। मछुआरे एवं तटीय लोग वरुण की पूजा करते थे। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। कोराबाई विजय की देवी थी।
तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 26 में सभी स्टेटमेंट सही है, 1 2 3 सभी सही है। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 27 को देखेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास में श्रेणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो फ्रेंड पहला स्टेटमेंट है प्रत्येक श्रेणी का अपना नियम होता था। तो ये सही बात है, प्रत्येक श्रेणी का अपना नियम होता था, ये सही है। श्रेणी ही वस्तुओं की गुणवत्ता और मूल्य की निर्धारण करती है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो फ्रेंड इसमें 1 और 2 दोनों सही है। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 28 को देखेंगे। निम्नलिखित राजवंश को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो फ्रेंड इसको अगर व्यवस्थित आपको करना है तो सातवाहन वंश कब मतलब स्थापित हुआ था? तो 100 ईसा पूर्व से 225 ईसा पूर्व इसको चलेगा। वाकटक वंश की बात किया जाए तो 250 से 500 ईसा पूर्व तक ये चला। और चालुक्य की बात किया जाए तो 543 ईसा पूर्व से 753 ईसा पूर्व तक चला। तो फ्रेंड इसमें राइट आंसर पहले क्या होगा? 1। पहला में किसी में 1 नहीं है तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 29 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 29 है अजंता की गुफाओं के चित्रों के विषय वस्तु के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। अब देखिए पहला स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें शोभा यात्राओं और त्यौहार मनाने का दृश्य को दिखाया गया है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। यह चित्रकारी पत्थर की सतह पर न होकर गुफाओं के दीवारों पर की गई है। ये भी स्टेटमेंट सही है। इस चित्र में आम पुरुष और स्त्री को काम करते हुए दिखाया गया है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इसमें सभी स्टेटमेंट सही है। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 30 को देखेंगे। स्तूप की अवधारणा मुख्यतः बौद्ध धर्म से उत्पन्न हुई है। तो ये तो स्टेटमेंट सही है। स्तूप बुद्ध एवं बौद्ध भिक्षुओं के अवशेषों का निक्षेपागार होता है। तो फ्रेंड इसका भी क्या किया जाए? स्तूप बुद्ध एवं बौद्ध भिक्षुओं के अवशेषों का निक्षेपागार है। तो फ्रेंड ये तो सही है, लेकिन ए और आर दोनों सही है, लेकिन व्याख्या है जो नहीं कर, आर ए का सही व्याख्या नहीं कर रहा। मेरे हिसाब से थोड़ा डाउट में प्रश्न रखेंगे। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 31 है प्राचीन काल में शासकों द्वारा भूमिदान देने का उद्देश्य क्या था? तो पहला स्टेटमेंट है कृषि को नए क्षेत्रों में प्रोत्साहित करने की नीति। तो ये स्टेटमेंट सही है। सामंतों पर अपना नियंत्रण बनाए रखना, ये भी स्टेटमेंट सही है। खुद को उत्कृष्ट स्तर पर मानव के रूप में प्रदर्शित करना, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर 1 2 3 सभी स्टेटमेंट सही है। फ्रेंड क्वेश्चन थोड़ा टफ है, आपको जानकारी इसको बहुत डीप में होनी चाहिए, तभी ही आपसे बन सकता है। अगर वन लाइनर पढ़े हैं तो थोड़ा बनने में परेशानी करेगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 को बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है संगम काल में कुडमय एवं पादु शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता था? तो फ्रेंड अगर बात किया जाए तो कुडमय एवं पादु शब्द राजा को अदा किए जाने वाला कार्य था। तो ये इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। राजा हर्ष के सैन्य विजयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब पहला स्टेटमेंट है हर्ष ने चीन के तांग वंश के सम्राट ताइत्सुंग के दरबार में अपना दूत भेजा था। तो ये स्टेटमेंट सही है। हर्ष ने चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय को हराया। हर्ष ने चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय को हराया। तो फ्रेंड ये तो गलत है। हर्ष पुलकेशिन द्वितीय को हर्ष ने नहीं हराया था। पुलकेशिन द्वितीय को हर्ष ने नहीं हराया था। फ्रेंड थर्ड ऑप्शन स्टेटमेंट है हर्ष ने गौड़ शासक शशांक को पराजित किया। ये स्टेटमेंट सही है।
तो इसका राइट आंसर 1 और 3 सही होगा। अगर फ्रेंड बात किया जाए तो पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया था, आप लोग कमेंट में जवाब ज़रूर दीजिएगा। पुलकेशिन द्वितीय को, ये बहुत ही हाईलाइट प्रश्न है। हर्ष अपनी सीमा को दक्षिण विस्तार करने के क्रम में नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय से युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष को पराजय हुई। इसका प्रमाण पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में मिलता है। तो हर्ष ने चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय को हराया। पुलकेशिन द्वितीय, ये तो स्टेटमेंट सही हो जाएगा फ्रेंड इसी हिसाब से। तो फ्रेंड पुलकेशिन द्वितीय को हराया, एक गलत है। पुलकेशिन द्वितीय नहीं, पुलकेशिन द्वितीय नहीं हारा था, पुलकेशिन द्वितीय है जो जीता था। इसी की वजह से यह स्टेटमेंट गलत हुआ है। थोड़ा फ्रेंड प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 34 है, किस विदेशी यात्री ने उल्लेख किया है कि प्रतिहार शासकों के पास भारत की सबसे अच्छी घुड़सवारी सेना थी। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा अल मसूदी। अल मसूदी ने बताया कि प्रतिहार शासकों के पास भारत की सबसे अच्छी घुड़सवारी सेना थी। इसके बाद फ्रेंड अगर अल मसूदी की बात किया जाए तो अल मसूदी जब भारत आया था उस समय गुर्जर प्रतिहार शासक महिपाल प्रथम का शासक था। महिपाल प्रथम था जो शासक था। अमसूदी अपनी पुस्तक मुर्जू उल जहाब में लिखा है कि भारत में सबसे अच्छी सेना प्रतिहार शासकों के पास में ही था। इसके बाद फ्रेंड अगर बात किया जाए सुलेमान का, तो सुलेमान जो है 9वीं शताब्दी में मिहिर भोज के शासनकाल में भारत आया था, जिसने प्रतिहारों की सैन्य व्यवस्था की प्रशंसा की थी। और बात किया जाए अलबरूनी को, तो इसके बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। अलबरूनी था जो 11वीं सदी में मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया और अपना पुस्तक किताब उल हिंद लिखा। मार्को पोलो जान ही रहे हैं कि इटली से आया था 13वीं सदी में। इसके बाद फ्रेंड आप इसका सभी का स्टेटमेंट दे दिए। इसका बाद 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, महाबलीपुरम मंदिर को 5 पांडव मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड ये स्टेटमेंट सही है। महाबलीपुरम मंदिर का संबंध महाभारत के 5 पांडवों के इतिहास से है तथा गर्भगृह में 5 पांडव की मूर्ति भी बनाई गई है। तो फ्रेंड ये तो गलत है, ये गलत है, नहीं बनाई गई है। ये सही है लेकिन आर है जो गलत है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। फ्रेंड अगर कहा जाए इस मंदिर को 5 पांडव मंदिर भी कहते हैं, यह सही है। यदि इसका संबंध महाभारत के 5 पांडव से नहीं है, इसका देखिए कहा गया 5 पांडव से इसका संबंध है ही नहीं। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 36 है, गुप्त काल में जातियों के अधिक विस्तार का मुख्य कारण क्या था। गुप्त काल में जातियों के अधिक विस्तार का मुख्य कारण क्या था। तो फ्रेंड केवल विदेशों से आने वाली आक्रमणकारी, केवल विदेशों से आने वाले आक्रमणकारी। इसके बाद है आदिवासी समुदाय को ब्राह्मणवादी समाज में शामिल हो जाना, बड़ी संख्या में विदेशियों को समाज में प्रवेश हो जाना। तो फ्रेंड गुप्त काल में जातियों का अधिक विस्तार का मुख्य कारण क्या है। तो इसमें मुख्य कारण इसका 1 से अधिक होना चाहिए, क्योंकि देखिए विदेशी लोग हैं जो गुप्त काल के समय ज़्यादा आने लगा था, आक्रमण होने लगा था गुप्त काल के समय ही। और आदिवासी समुदाय ब्राह्मणवाद में समाज में शामिल भी होने लगा था और बड़ी संख्या में विदेशी को समाज में प्रवेश भी हो गया था, यानी विदेशी जो आया था जो भारत में घुल मिलकर रहने लगा था। तो इसका राइट आंसर डी होना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 37 है, नवपाषाण काल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो आपको गलत कथन को चुनना है। तो नवपाषाण काल में खेती और पहिया का उपयोग होता था, ये स्टेटमेंट सही है। मध्यपाषाण काल में मानव आग का प्रयोग करने लगा था, ये भी स्टेटमेंट सही है। भारत का प्रथम प्रागैतिहासिक उपकरण पलवरम हथौड़ी की खोजी थी, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इसमें कोई भी गलत नहीं है।
इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 38 को देखेंगे। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। सेन वंश के संस्थापक बलाल सेन थे, ये तो गलत ही है। सेन वंश के संस्थापक कौन थे? सामंत सेन थे। फिर बलाल सेन को बंगाल में जाति प्रथा तथा कुलीन प्रथा को संगठित करने का श्रेय दिया जाता है। तो फ्रेंड ये तो स्टेटमेंट सही है। फिर है बलाल सेन ने अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना पूरी की। तो फ्रेंड ये स्टेटमेंट गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा जो केवल दू होगा। अगर फ्रेंड बात किया जाए, बलाल सेन को बंगाल में जाति प्रथा तथा कुलीन प्रथा को संगठित करने का श्रेय दिया जाता है, तो ये तो सही है ही। बलाल सेन विजय सेन का उत्तराधिकारी था और इन्होंने दान सागर नामक ग्रंथ लिखा था। कौन सागर? दान सागर ग्रंथ लिखा था बलाल सेन। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 39 को देखेंगे। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 39 है, संगम काल के दौरान मूवेंद्रम अपनी प्रजा से नियमित कर वसूलते थे। तो ये तो सही है। वे मुख्य रूप से उपहारों और सैन्य अभियानों से प्राप्त भेंट पर निर्भर थे। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ये सही है और आर गलत है। फ्रेंड क्वेश्चन हर प्रश्न है जो स्टेटमेंट बेसिस प्रश्न है। अगर इस तरह से स्टेटमेंट बेसिस प्रश्न दिया जाए तो 2 घंटा में भी बनने में मुश्किल होने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 40 को देखेंगे। चीनी यात्री हेन सांग और फाहियान के भारत भ्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। फ्रेंड क्या हुआ है कि पूरा क्वेश्चन को ही कवर किया गया है। अब देखिए, जहां फाहियान ने पाटलिपुत्र को एक समृद्ध नगर के रूप में देखी, वही हिंसोंग के समय पाटलिपुत्र पतन की स्थिति में था और कन्नौज का महत्व बढ़ चुका था। तो फ्रेंड ये स्टेटमेंट सही है। फाहियान ने विधान को अत्यंत कठोर बताया, जबकि हिंसोंग के अनुसार गुप्तोत्तर काल में दंड अपेक्षाकृत उदार थे। तो ये स्टेटमेंट गलत है। फ्रेंड अगर बात किया जाए तो फाहियान ने गुप्त काल के दंड विधान को उदार बताया। इसके विपरीत हिंसोंग ने बताया कि हर्ष के समय दंड विधान कठोर था। हर्ष के समय था जो कठोर था। तो ये तो गलत हो गया। दोनों यात्रियों ने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण किया था। तो नहीं किया था। दोनों यात्रियों ने नहीं किया था। तो इसके बाद अगर फ्रेंड हिंसोंग था जो नालंदा में कई वर्ष बिताया, लेकिन फाहियान के समय नालंदा विश्वविद्यालय था जो अस्तित्व में नहीं था। तो ये भी स्टेटमेंट गलत। तो केवल एक स्टेटमेंट सही है। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और कह रहा कि सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके समय हुई था? तो पाल वंश के समय हुआ था, धर्मपाल के समय। ये तो सही है। अद्यंतपुरी विश्वविद्यालय किसके समय हुआ? तो गोपाल के समय। ये भी सही है। सोमपुरा महाविहार तो देवपाल के समय हुआ था। ये भी स्टेटमेंट सही है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? तो सोमपुरा महाविहार है जो देवपाल के समय नहीं था। देवपाल के समय नहीं हुआ था। ये स्टेटमेंट गलत है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाना चाहिए, डी हो जाना चाहिए।